नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है वो है पाकिस्तान के माशी हालात और उनके हल। क्योंकि मतलब ये है कि बार बार हम माने खेज़ गुफ्तगू नहीं कर पाते, सॉल्यूशंस की तरफ मूव नहीं करते, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं। अच्छा, मैं इस बारे में काफ़ी सोचता रहता हूँ, तो एक नतीजा तो ये निकला लोगों की चीज़ें पढ़ के, देख के, समझ के, कि शायद पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सलूशन अभी तक मौजूद ही नहीं। मतलब ठीक है, आप डिसइल्यूजन ना हो, इसमें कोई नाउमीदी की बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी दुनिया की उलझनें ऐसी होती हैं जिनके हल निकालने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं। तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो ही नहीं सकते और हर आदमी आकर या हर सियासतदान आकर या हर सियासी जमात आकर हमें लॉलीपॉप देती है कि वो मसाइल को हल कर देंगे, जबकि पसे पर्दा उनको भी मालूम होता है कि ये इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो सकते। बिलफर्ज एक बात आपके सामने रखता हूँ, पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे। अब हर शख्स जानता है कि हमारी जो पावर सेक्टर की रिस्ट्रक्चरिंग है, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है गवर्नमेंट के हाथ में, वो काफ़ी अरसे से बैनुल-अक़वामी इदारे भी कह रहे हैं कि भाई अपने निज़ाम को ठीक करें, अपने डिस्कोज़ यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के निज़ाम को ठीक करें, यह वापडा पेपको इसका सिस्टम ठीक करें, ट्रांसमिशन का सिस्टम ठीक करें। अब इसके लिए ट्रांसमिशन को ठीक करने के लिए अरबों डॉलर दरकार हैं और आपको खुद पता है कि डिस्कोस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अगर रीस्ट्रक्चर करेंगे, इन अदर वर्ड्स मेरिट को लेकर आएंगे, जो मैं कहूँगा कि ज़्यादा लोग भर्ती किए हुए उनको नौकरियों से, फिर अब आप समझ तो गए होंगे इशारा, अब वो तो एक सियासी मामला बन जाएगा, इस मुल्क में हो नहीं पाएगा। तो बात यह हर सियासी जमात जानती है कि हो नहीं सकता, वो वादा करें तो झूठा करें, यही बात होगी ना, जो समझ में आया वो बात, हो सकता है गलत हो। फिर दूसरी जानिब आ जाएं, पाकिस्तान की एनर्जी रिक्वायरमेंट, बोलते हैं डैम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे डैम और बनना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो वसाइल दरकार हैं पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। तो फिर बात यह कि जो भी हमें ये कहे कि जनाब ये सारे डैम तैयार हो जाए, चलो एक आधा डैम तो तैयार हो जाए, अच्छी बात है, डैम फंड भी बन रहे हैं, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन भी जा रही है, मेहनत भी हो रही, मोमन डैम शुरू भी हो गया, बट ऑन दैट लार्ज स्केल करना, आपको पता है उसके लिए वसाइल बहुत ज़्यादा दरकार है। मैं ये नहीं कहता कि वो नामुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल। इसके साथ साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पॉपुलेशन की बात है, कहते हैं हम पॉपुलेशन वेलफेयर करेंगे, इन अदर वर्ड्स ये पॉपुलेशन कंट्रोल है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मौरूज़ी हालात जो हैं उसमें हमारे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अभी कुछ अर्से में हम 25 करोड़ हो जाएंगे, फिर उसके बाद पता नहीं आबादी कहाँ जाएगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सियासी जमातें भी जानते हैं। ये बात अगर टीवी पर आकर कर भी दी जाए तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसका हल तो नहीं निकल पाएगा। पाकिस्तान के पानी के इश्यूज़ हैं, हम कौम को कितना भी मिसगाइड कर दें, 5 दरिया, ये वो, पहाड़, समुंदर, ये सब बातें हो गई, पीने का पानी नहीं है। आज भी कराची शहर के अंदर बहुत जगह टैंकरों से पानी मुहैया किया जाता है, उन्हें ख़रीदना पड़ता है। दीगर और मुल्क के जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, जबकि दरिया नज़दीक है, उसके बावजूद। आज मैं इस मौजू पर बात करूँगा, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब कैसर अहमद शेख साहब, प्रेसिडेंट हैं ट्रेड एंड कॉमर्स विंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। जी जनाब कैसर अहमद शेख साहब, अब बात यह है कि मैं कुछ मुश्किल सवालात आपसे करूँ। बात यह कि क्या हम कैमोफ्लाज तो नहीं कर रहे रियलिटी को? अवाम को हुडविंक करने से क्या फ़ायदा है? अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और उसका सोल्यूशन मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, तो क्यों ना वो प्रॉब्लम्स ले ली जाएं जिनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। आपके ख्याल से कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है सबसे पहले प्रायोरिटी पे, और कौन सी ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख दिया जाए तो कोई बुराई नहीं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अली नासिर, आपने बड़े अच्छे मामले को डिस्कस करने के लिए अच्छा फोरम है ये। मैं समझता हूँ कोई भी ये मसला ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम ये कहते हैं पाकिस्तान में हमने सही तरह अपने वसाइल को इस्तेमाल नहीं किया। ये कहना कि कोई चीज़ नामुमकिन है, कोई चीज़ भी इसमें जो मसाइल हैं हमारे सामने, मसलन आबादी की बात कर लीजिए। जी जी, आप आबादी अब देखिए, हमारे साथ ही बांग्लादेश था, हमसे ज़्यादा थी आबादी जब 1971 में वो अलग हुए, या अब उनकी आबादी हमसे 2 करोड़ 3 करोड़ कम है, तो उन्होंने आबादी को कंट्रोल कर लिया। वो भी मुस्लिम मुल्क है, हम भी मुस्लिम मुल्क हैं, इसी खिते के लोग हैं। तो जब इंटेंशन हो तो उन्होंने करके दिखाया ना। अच्छा, तो यू आर ट्राइंग टू से इट कैन बी डन।
यस व्हाई नॉट, विद विलिंगनेस। हम विलिंगनेस पॉलिटिकल देखें ना, हमारे यहाँ तवज्जो ही नहीं रही इन मामलों पे। अच्छा दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी जब 2013 में हम इलेक्शन में आए, कामयाब हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो यहाँ पे 16-16 घंटे की पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग थी, किसी को कोई बिजली नहीं मिलती थी। अब देखिए हमने 10,000 मेगावाट बिजली क्रिएट की, उसमें वो आप डिस्कस कर सकते हैं महंगी थी, उसमें जितना बेहतर तरीके से होना था हुआ नहीं, वाले 10,000 मेगावाट लोगों को बिजली तो दी। अगर कोई काम ही नहीं कर सकेगा, उसका दफ्तर बंद होगा, उसका वर्कशॉप बंद होगी, तो क्या होगा फिर, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये करके दिखाया हमने। लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था आपके सामने। कराची में ये हम और आप कराची के हैं, मैं यहाँ शुरू से हमारा बिज़नेस, हमारी फैमिली का कराची में 1946 से है। मेरे वालिद और चचा यहाँ से पार्टीशन से पहले यहाँ उन्होंने बिज़नेस शुरू किया। तो कराची के जो हालात हमने देखे, 60s का जो कराची था, बेहतरीन एक कराची का माहौल था। अब जो कराची के जो हालात बने 80s में और उसके बाद जो कुछ हालात बने, यहाँ तो ख़त्म हो गया ना इतना पुरअमन शहर, लेकिन उसको हमने बहुत बेहतर किया। उसमें सूबाई हुकूमत की भी एफर्ट्स हैं, पीपल पार्टी की भी एफर्ट, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ आए और ये सबको मानना पड़ेगा, उसमें उसके रेंजर्स की एफर्ट हैं, उसमें सब फोर्सेस ने मिल के ये काम किया, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट किया। आज मानना पड़ेगा, कराची कोई जा ही नहीं सकता था। मेरी अपनी फैमिली का मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी एक कज़न का बेटा वो बाहर जा रहा था, तो बैंक से थोड़े से पैसे लेके आया, उसको मार दिया गया। मेरे एक और कज़न का बेटा उस दुकान में बैठा था, उसको मार दिया गया आके। ये हालात थे कराची के, बिल्कुल आगे यंग बच्चों को। लेकिन आज बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो हमने की ना, 2 मेजर बातें मैं आपसे कह रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट की। अच्छा अब क्या नहीं कर सके, बहुत सी चीज़ें नहीं कर सके। मसलन हम अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर सके। सब बड़ा सरमाया हमारा तो हमारी आबादी थी, हमारे लोग थे। पूरी दुनिया में आज कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगी कि कैसे तरक्की करनी है, दुनिया ने करके दिखा दी है। चाइना ने किया है, ताइवान ने किया है, एक वियतनाम ने। अनएड्रेस्ड है ना सर जी, वो है पावर्टी, मैं वही, गुर्बत, पसमानदगी और बेरोजगारी। बेशक बिल्कुल है। जब आबादी बढ़ती। अच्छा मैं आपको बताऊं ना कि क्या हुआ, हमने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं की, एजुकेशन पे खर्च नहीं किया। ये कौन सा मुश्किल था, दूसरे मुल्कों ने कर दिया है ना। वो 5-6% अपनी कौमी आमदनी का मुल्क खर्च कर रहे हैं, हम उधर खर्च ही नहीं कर। हमारे इतना एक आदमी को जब आप खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप बताइए अगर उसको डेवलप कर देंगे लड़कों को, बच्चों को, जो हमारा इतना अच्छी यानी कैपेबल बड़ी ज़बरदस्त रिसोर्स बन जाएगी। वो हमने रिसोर्स, तो वो रिसोर्स कितनी कीमती होगी, हम उस पर जो लगाएंगे हम वो देख रहे हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं है, ज़रा टाइम लगता है। क्या हुआ, चाइना में जाता था तो यकीन जानिए कि उनके पाँव में, मैं खुद अपनी आँखों से 72 में 12 नवंबर पहली बार चाइना गया, और नासिर यकीन जानिए कि उनके आधे लोगों के पाँव में जूती नहीं थी, उनके पास एक कार नहीं थी पूरे चाइना में, जबकि मेरे घर में 3 गाड़ियाँ थी। तो उनके पूरे मुल्क के पास एक गाड़ी नहीं थी। आप अंदाज़ा कीजिए, सुबह फजर से के वक़्त से वो जो लड़के और लड़कियाँ ठंड में वो साइकिल पे जाते थे और अपने दफ्तरों में जाते थे। बात ये कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तालीम दी उनको, सब ने अपने रिसोर्सेज उनको टेक्निकल तालीम दी, उनको हर एक को पढ़ाया, हर गरीब वहाँ पे हर बंदा बराबर था, और एजुकेशन में उन्होंने बेहतरीन किस्म के वसाइल मुयसर की। आज देखते देखते 70 करोड़, आपने गुर्बत की बात की ना, 70 करोड़ चाइनीज़ गुर्बत के लकीर से निकल गए हैं। ये देखते देखते, मैं आपको अपनी आँखों की देखी बात कर रहा हूँ कि 72 में मैं गया और आज क्या है 45 साल की बात है। तो उन्होंने दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी एमर्ज हो गई। आप ये कह रहे हैं इट कैन बी डन, many countries have shown that how can it be done। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस मौजू पर बात करेंगे। देखिए माने होनी चाहिए, ठीक है, तनकीद अपनी जगह है, कभी कभार गुस्सा आता है जो हुकूमत की कारकर्दगी होती है, लेकिन इट कैन बी डन। इफ इट कैन बी डन तो किस तरह से, उस बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस का क्या सोल्यूशन है। मेरे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनकी वाबस्तगी है, पार्लियामान के अंदर बहुत साल गुजारे हैं इन्होंने,
और जिस ओहदे के ऊपर इस वक्त असद उमर साहब आए हैं वो ओहदा पहले आपके पास था। तो बात यह है कि फाइनेंस कमेटी, जी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस नेशनल असेंबली की। तो अब बात यह है कि असर अहमद शेख साहब डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा जहन, और अवाम तो खैर परेशान ही है। आपने बात की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि की जा सकती हैं विद पॉलिटिकल विल। आपने मिसाल दी चीन की, वहाँ पर गुर्बत की लकीर से ऊपर लेकर आई हुकूमत 70 करोड़ अफराद को। लेकिन बात यह पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की अचीवमेंट हमें दिखानी पड़ेगी। अब एक प्रॉब्लम है आपके सामने रखता हूँ, आप तो इस चीज़ से बेहतर आगाही रखते होंगे। हमारे मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो एक जिसे कहते हैं तवाज़ुन, वो बड़ा ख़राब है। हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। अब हर हुकूमत आती है, एक ही बात करती है, कहती है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, इंपोर्ट को कम कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर नहीं पाते, सरप्लस हमारे मुल्क में है नहीं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पाते। फिर वही बात मेरी वाली, मैं आज मुकदमा इस चीज़ का लड़ रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं, इनको करना मुमकिन नहीं है। हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कैसे करेंगे। आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मैं भी उस पर आता हूँ जी। लेकिन मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में भी हमने करके दिखाया। मैं चनियोट से तल्लक है मेरा, मैं वहाँ नेशनल असम्बली का मेंबर कई बार इलेक्ट हुआ हूँ। हमारी फैमिलियाँ, चनियोट में भी गुर्बत थी बहुत ज़्यादा। अब मेरी फैमिली और हमारी और चनियोट बिरादरी की बहुत सी फैमिलियाँ, अब मेरे परदादा 1883 में चनियोट से बिज़नेस के लिए कलकत्ता गए। वहाँ हमारी फैमिली चनियोट में थी, हमने मुश्किलात सही, और बहुत सी फैमिलियाँ वहाँ कन्वर्ट हुई। पार्टीशन से पहले हमारे अपनी फैमिली का बिज़नेस कलकत्ता, मद्रास, आगरा और फिर कराची में था। कहना ये है आज पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट फैमिलियों में से बहुत ज़्यादा हिस्सा चनियोट वालों का है। तो मेहनत करने से और खलूस से और नेक नियति से अल्लाह ताला कामयाबी देता है। हमारे अपने मुल्क की मिसालें हैं, सिर्फ चाइना की और उनके मुल्क, तो हमने भी करके दिखा। आज चनियोट वालों को आप देखते हैं कि एक मकाम है उनका इंडस्ट्री में और ट्रेड में। तो ये हमने एक मेहनत, तो और भी हम अगर यंगस्टर्स को हम सही तरबियत दें तो ये मुमकिन है। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जो आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की है। ट्रेड डेफिसिट जी, हमने एक्सपोर्ट के ऊपर ना तवज्जो नहीं की। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही हुई है हर जगह। जितने ममालिक में मैंने ये देखा है ना जो नई तरक्की की है। मैं लेटेस्ट आपको वियतनाम की मिसाल दूं, वियतनाम में कुछ भी नहीं था, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है। एक्सपोर्ट का ये हाल है कि कोरिया और पाकिस्तान एक लेवल में थे, 60s में एक जैसी एक्सपोर्ट थी। आज हमारी एक्सपोर्ट 23 अरब डॉलर है और कोरिया की एक्सपोर्ट 600 अरब डॉलर है। तो आप अंदाज़ा, हमने एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं की। समथिंग वेंट रॉन्ग समवेयर ना। और जो आप ये कहते हैं ना मुमकिन नहीं था, उनके यहाँ तो कोई उनकी प्रोडक्ट भी नहीं है कोरिया के पास। कोरिया तो सिर्फ उनके अपने नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है। मैं बड़ी बार कोरिया विजिट किया। पाकिस्तान ने 60s में डॉक्टर महबूब हक ने, क्योंकि हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान कामयाब हुआ, तो हमने उनको गाइडेंस दी और खैर वो आज ममनून है कि आपने हमें कुछ आइडियाज़ दिए। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे हमने तवज्जो नहीं की, हमने सिर्फ चंद इंडस्ट्रियों पे दी। हमारे यहाँ वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगी ही नहीं। सबसे ज़्यादा तवज्जो हमने करनी हमारी जितनी भी कॉमर्स की और ट्रेड की, मेरा शुरू से तल्लक रहा है। मैं आज से 32 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था। मतलब ये कहने का है कि हमने सिर्फ टेक्सटाइल पे जोर दिया या लेदर पे जोर दिया। उन्होंने किस पे जोर दिया? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे जोर दिया। आप देख लीजिए किस तरह कोरिया का और वियतनाम की और थाईलैंड की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने इजाफा किया और तरक्की हुई उनके। उन्होंने शिप बिल्डिंग पे जोर दिया, उन्होंने पेट्रोकेमिकल पे जोर दिया, उन्होंने स्टील पे तवज्जो की। हमारा तो हम तो बहुत आगे थे। हमने उधर हमारी गवर्नमेंट की और हमारे अपने लोगों की प्रायोरिटी ही नहीं थी। हमने सिर्फ फौरी तौर पे जहाँ नफ़ा था ना वो हासिल करने के लिए, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट था ना, मैं आपको बताऊं हम लोगों का, बिजनेसमैन का भी बहुत बड़ा कसूर है। हमने गवर्नमेंट को लाना चाह रहा था। हमने गवर्नमेंट को, हमारे जो अमीर लोग हैं, ये जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो सिर्फ अपने हद तक रहे। वो ऐसी प्रोटेक्शनें लेते रहे और ऐसे इंसेंटिव उन्होंने डिमांड करते रहे, चैम्बरों में भी और फेडरेशनों में भी। हमने ये नहीं देखा कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, उसको इंसेंटिव नहीं दिए। तो आज भी अगर हमें समझ आ गई है तो हमारी तो एक्सपोर्ट 23 अरब डॉलर, आज से 10 साल पहले भी 25 अरब डॉलर थी, तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो हमें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, इस वक्त भी हमें छोटी छोटी इंडस्ट्री पे, अपनी इंडस्ट्री पे, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री पे तवज्जो। और ये बजट मैं होपफुल हूँ, मैं आपको बताऊँ जो अभी तब्दीली हो रही है, ये नहीं कि PTI हमारी मुखालिफ जमात है, और बहुत इकनॉमिक्स में उनके प्रॉब्लम्स उन्होंने किए हैं, मुल्क के मईशत में बहुत नुकसान किए हैं। जिस तरह के ये जो उन्होंने अभी 9 महीने ये डिले किया ना, जो IMF के पास गए, इतना बड़ा ब्लंडर किया जिसका मैं आपको जिक्र नहीं कर सकता। लेकिन
अब कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, वो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये जो ट्रेड पे हम जो देख रहे हैं, हमें जो बता रहे हैं फाइनेंस कमेटी में जो हमें बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो कर रहे हैं अब। तो ये होनी चाहिए थी तवज्जो, ये लाजमी है। और डेफिसिट जो हमारा इतना बड़ा बढ़ गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत गलत कर रहे हैं, यही जो कर रहे हैं गलत। असद उमर मेरे भाई हैं, मेरे साथ कोलीग हैं, मेरे साथ रहे, लेकिन उसका तल्लक असद उमर का हो या रज़ाक दाऊद साहब का हो, उनका कारपोरेट सेक्टर से है, उनका आम लोगों के साथ, छोटे बिजनेसमैन के साथ, एसएमई के साथ तल्लक नहीं है। अब वो मैं कह ये रहा हूँ कि उनको ये चाहिए था कि वो तवज्जो जो है इस पे करते कि जो ज़्यादा उन्होंने कहा जी इंपोर्ट कम कर दो। इंपोर्ट कम कर देना ना कोई कमाल नहीं है। दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में इंपोर्ट भी ज़्यादा होती है, इंपोर्ट भी पाकिस्तान की इकानमी के लिए बेहतर है। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, हमने जो ये किया है ना, 3-4 अरब डॉलर इंपोर्ट कम करके हम कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़र्क पड़ गया है, ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि सारा रेवेन्यू तो इंपोर्ट से आता था, इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी, सेल टैक्स थे। बल्कि हम गलत कर रहे हैं, यानी अमीर आदमियों की हमने लग्जरी गुड्स को, ये पता नहीं किसने ये बात सिखाई है कि लग्जरी गुड्स को आप कम कर दें, वो टैक्स तो वो दे रहा है, अमीर आदमी तो वैसे तो टैक्स देता है। वेरी रैशनल आर्गुमेंट है, वेरी रैशनल। अगर मर्सिडीज गाड़ी आएगी तो वो अमीर आदमी तो 200 रुपए का डॉलर खरीद रहा है, और आप वही डॉलर बाजार में 142-43 के खरीद लीजिए, आपको रेवेन्यू मिले, आप गरीब आदमी पे वो रेवेन्यू लगाइए। हमने इंपोर्ट कम करके बहुत बड़ा ब्लंडर ये भी किया। जिस तरह ब्लंडर हमने बहुत बड़ा, ये इस हुकूमत को तो देखे ना, अनाड़ी हुकूमत थी इनका। मेरे साथ ही काम करते रहे असद उमर साहब भी और सारे, उन्होंने उनकी अप्रोच रियलिस्टिक नहीं थी, वो आम आदमी से उनका राब्ता नहीं था, वो सिर्फ कारपोरेट सेक्टर के बंदे हैं, वो उनका लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं है। तो हुआ क्या, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं हमने इंपोर्ट को कम कर दिया, इंपोर्ट कम करके और नुकसान कर लिया। एक रेवेन्यू अगर हमारा देखे ना, हमारा रेवेन्यू हमने 5 साल में 1900 अरब रुपए से रेवेन्यू 3900 अरब तक लेके गए, तकरीबन 1950 अरब हमने बढ़ाया। 1942 से लिया तो 3900 के करीब ले गए, हमने 1850 अरब रुपए रेवेन्यू बढ़ाया, डबल कर दिया रेवेन्यू। अब इनसे रेवेन्यू नहीं, इनका टारगेट पहले साल का 4400 अरब था, तो ये 4000 अरब भी हासिल नहीं हो रहा। अब अगर आपने इतना बड़ा डिवैल्यू भी कर लिया, अली नासिर आप तो समझते हैं कि इस बातों को समझते हैं, तो डिवैल्यू करने के बाद अगर आप रेवेन्यू नहीं ले रहे, हम कहते हैं बट आई थिंक इन्होंने सोचा कि शायद इनके पास ये सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, शायद ये इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अपना पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव तो जैसे आपने कहा कि ये पर्सपेक्टिव बड़ा एक रैशनल पर्सपेक्टिव है, एक बड़ा रैशनल आर्गुमेंट है कि आपकी रेवेन्यू इंपैक्ट होगी और देयर इज नो हार्म, आई बिलीव दैट देयर इज नो हार्म कि इफ देयर इज अ बैलेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और फोर्सिबली आप इंपोर्ट को कम नहीं कर रहे बल्कि कोई तरीकाकार अपना रहे। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये देखिए ना, बात ये, हम 6 अरब डॉलर के लिए IMF के पास गए, जाना चाहिए था। वजह क्या है, उसका स्टैंप लगना ज़रूरी था। उसकी स्टैंप से हमें दुनिया में एक साख बनती है, वो पहले ही जाना चाहिए था। मैं अपने कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, आज मेरे कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ उस वक़्त कि आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। चलो वो लेकिन अब वादा किया हुआ था ना, अब आपको कैसे समझाऊं? सियासत में सर क्या होता है, बंदा बहुत कुछ बोल जाता है। शुरू में इन्होंने बोल दिया था कि नहीं जाएंगे, अब वो एक ऐसी कंपल्शन आ जाती है ना कि जी बोला हुआ है, आपने तो बोला था आप नहीं जाएंगे, फिर आप चले गए, बट फिर जाना पड़ गया। आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको मुख्तसर बताऊँ ना, इन्होंने नुकसान क्या कर लिया, रेवेन्यू शार्ट हो गया, तकरीबन 5 अरब डॉलर का तो रेवेन्यू कम हो गया। ये हम 6 अरब डॉलर के लिए गए IMF का, जाना चाहिए था, मैं नहीं कहता नहीं, पहले जाना चाहिए था। 5 अरब डॉलर तो हमने रेवेन्यू कम कर लिया। 30 अरब डॉलर हमारा स्टॉक एक्सचेंज का नुकसान हो गया। 5 अरब डॉलर के 6 अरब डॉलर लेने के लिए जो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड आप कह रहे, 30 अरब डॉलर हमने लोगों का स्टॉक में नुकसान कर दिया, उसकी वैल्यूएशन ख़त्म हो गई है, उसकी कैपिटलाइजेशन ख़त्म हो गई है, वो 30 अरब डॉलर कम हो गई। अब आप बताइए कि एक तरफ तो रेवेन्यू नहीं आया, दूसरी तरफ आपकी, अच्छा, और इकानमी जो है हमारी 310 अरब डॉलर थी, आज 285 जो हमने किया, डिवैल्यू किया, आज 280 अरब डॉलर रह गई है। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा 30 अरब डॉलर यहाँ भी नुकसान किया है, इकानमी में भी हमने क्या कमाया है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने आपसे एक आर्गुमेंट कर, अब बात यह है कि कहते हैं कि ये डिवैल्यूएशन जब करेंगे, रुपये की कदर कम करेंगे, डॉलर थोड़ा मुस्तहकम हो जाएगा, हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, हम पे तो बर्डन बढ़ जाएगा। सेकेंडली हमारी इनपुट कॉस्ट जो है वो सब US डॉलर के अंदर क्वांटिफाइड है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सब क्वांटिफाई तो डॉलर में होंगे। बिल्कुल सही।
तो यही तो गलती हुई ना, ब्लंडर। मैं कहता हूँ इनका होमवर्क नहीं था, इन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी। इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आम आदमी को मार दिया ना। उसकी तो महंगाई का जो हशर हो गया। देखिए लेबर की तनख्वाह 15,000 रुपये मिनिमम वेज है, वो 110 रुपये डॉलर से $140 बनती थी, यानी उसकी तनख्वाह $140 थी। वो तनख्वाह तो अब $110 हो गई। अब लेबर को आपने लेबर को मार दिया। आपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वो $30 जो लेबर के जेब से लिए, वो अगर एक फैक्ट्री में 1,000 लेबर है तो $30,000 महीने का फ़र्क है, जो 5-6 करोड़ रुपए बनेगा ये साल का। वो तो आपने लेबर की तनख्वाह काट दी, और उसको सस्ता माल आपने बेच रहे हैं बाहर, तब भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। यानी इतनी बड़ी महंगाई करके, इतनी, क्योंकि होमवर्क नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। इस अप्रोच को रिविजिट करना चाहिए। जब भी डिवैल्यूएशन करते हैं तो ये सोचते हैं कि एक्सपोर्ट आएगा, लेकिन वो भी शायद बहुत टेम्पररी, और जिस तरह से रीजनिंग एक दी है कैसर साहब ने, वो अपनी जगह मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक और प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, उसमें सबका सोल्यूशन एक ही होता है, बिल्कुल बेसिक सा ना, मासूम सा मसला, और उसका मासूम सा हल। अपनी तरफ से कोई जिद्दत लाने की कोशिश नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान के जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं, ये उतने सिंपल नहीं है जितना दिख रहे हैं। अब जैसे ये करेंसी डिवैल्यूएशन वाला इशू है, कैसर अहमद शेख साहब से ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हो रही थी। कैसर साहब, अब बात ये है कि बड़ा सिंपल तौर पर पेश किया जाता है ये एक्सपोर्ट को अगर टेम्पोरेरली बूस्ट करना है या इन द लॉन्ग रन भी बूस्ट करना है, वो जी डॉलर को महंगा कर दें, रुपए को सस्ता कर दें, ऑटोमेटिकली हम कंपेरेटिव हो जाएंगे। तो ये तो एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट टर्म किस्म का सोल्यूशन है, और इससे ज़्यादा इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, वो वक्ती तौर पे भी मुझे पता नहीं कितना इम्पैक्ट पड़ा है। इन्होंने कहा है, मैंने सुना है मार्जिनल इम्पैक्ट पड़ा है, जो शोबा तहकीक भी बताती है बहुत मार्जिनल है। तो इस बारे में भी थोड़ी सी राय दें, थोड़ा हमें बताएं, ताकि क्लियर हो कि ये क्यों इतने सिंपल सोल्यूशंस हम कोशिश करते हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। अली नासिर, सोल्यूशन वाकई सिंपल होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। देखिए मैं आपको बताऊँ, सीधी बात है, हमने तैयारी नहीं की एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट में आम आदमी को मार दिया, लोग चिल्ला रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई, ख़ासकर जो छोटा तबका है उसको और ज़्यादा हमने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी, और रेवेन्यू भी अपना शार्ट कर लिया। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे ख़िलाफ़ सबसे बड़ी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया यही कि आपने कर्ज़े लिए। हालांकि कर्ज़े से मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास ये फिगर्स जो हैं, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो मुझे फाइनेंस कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिए, मैं वो फिगर दे रहा हूँ। ये जो 9 महीने में इन्होंने कर्ज़े लिए हैं, ये 3553 अरब है, एग्जैक्टली 3553, और हमने पिछले साल 3544 एक साल में कर्जा लिया। ये हमसे 33% तो हमारे से कर्जा ये ज़्यादा ले चुके हैं। ये कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर कर्जे को सही खर्च किया जाए। देखिए मैं आपको कर्जे का बताऊं, एक आम आदमी, उसका कर्ज ज़्यादा होगा या मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा ज़्यादा कर्ज होगा, मेरा ज़्यादा होगा। लेकिन देखना तो ये है कि मेरी आमदनी बढ़ रही है कि नहीं, मेरा खर्च उस पर सर्फ जो हो रहा है। तो एक तो तरफ ये हो गई आपने, इन्होंने, अब मैं आपको बताऊं, लेकिन इनका साथ में ये भी तो इल्ज़ाम है कि आपने जो पैसे लिए वो शायद अवाम की जानिब नहीं गए। इन्होंने जो पैसे लिए हैं ये पाई या हर चीज़ जो है अवाम की तरफ, ये अवाम की जानिब। मैं इन्हीं की फिगर्स बता रहा हूँ, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ऑफिशियल फिगर्स हैं कि अवाम को 25,168 अरब रुपए की 2014 में आमदनी हो रही थी, अवाम के जेब में जा रहा था 25,168 अरब। आज पिछले साल जब हमने छोड़ा तो 34,396 अरब अवाम की जेब में गया। तो ये जो हमने जो 8 अरब रुपया साल का, एक साल का, 5 साल में आप कह लो तो क्योंकि 35-40 अरब होगा जो 5 साल में हमने अवाम के जेबों में डाला। कर्जे हमने ज़रूर लिए, तो ये अवाम को जो फ़ायदा हुआ, जो ग्रोथ बढ़ी, 5.9 तक हमने छोड़ी। आप बताइए, मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमें फाइनेंस कमेटी में दी है कि 25,168 अरब अवाम की कुल आमदनी थी, जो कि 34,396 हो गई। ये एक साल की आमदनी 8,000 अरब बढ़ी है।
तो ये बड़ी 27,443 तो अभी और बेहतर हो जाएगी। और बेहतर होनी थी, हम तो जा रहे थे उसकी तरफ, और बेहतर होनी थी। अब इन्होंने ग्रोथ ही रोक दी है, 2.9 रह गई। अच्छा, मैं इनको सिर्फ इल्ज़ाम नहीं देता, देखिए इनकी मुश्किलात भी हैं। मैं सिर्फ ये कहूँ ये बहुत बुरे हैं, हम बहुत अच्छे थे, हमें सोचना तो सोल्यूशन निकालने के लिए एक्चुअली बेस ऑफ द प्रॉब्लम इन्होंने एक ही रखी है। जी, मैं आपको सोल्यूशन बताऊँ ना, सोल्यूशन इसका ये है अली नासिर, बेहतरीन सोल्यूशन यही है। हम सब एक कौम है ना, पार्टियाँ मुख्तलिफ हो सकती हैं, थिंकिंग मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हम सब पाकिस्तान के मफाद में चाहते हैं ना। पहले दिन से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकानमी की बात की। देखिए ये एक ऐसा काम है, इस वक्त हम बहुत बड़े बहरान में हैं। हम इंडिया हमसे 9 गुना बड़ा दुश्मन है, 9 गुना बड़ा दुश्मन है। हम चार्टर ऑफ इकानमी, हम देखिए ना, हम सब लोग मिल के सर जोड़ें। इस वक्त हम इल्ज़ाम तराशी को छोड़ दें कि किसने बुरा किया, किसने अच्छा किया। अच्छा, हमने कोई बुरा किया होगा, बजाय भाई लेस 2 बंदे आपकी पार्टी के, बाकी सबके साथ चार्टर ऑफ हो सकता है। चार्टर ऑफ कोई भी चार्टर, जो भी चार्टर आप कहेंगे वो हो जाएगा। 2 बंदे आपकी पार्टी में नहीं। मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं चार्टर ऑफ इकानमी की बात कर रहा हूँ कि बेहतरी के लिए जो अच्छे आइडियाज़ हैं वो डिस्कस हम करें ना असेंबली में, हम मिलजुल के मशवरा करें, क्योंकि उनके पास हो सकता है ज़्यादा हमसे बेहतर आइडिया। मैं जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि दे आर विलिंग टू डू वॉट एवर काइंड ऑफ अरेंजमेंट विद यू, लेस 2 इम्पोर्टेंट पीपल इन योर पार्टी। अब मैं क्या उसका जवाब दूं? आप खुद वाकिफ हैं उस चीज से। वो तो हमने कभी कहा ही नहीं। देखिए वो जो प्रोसेस चल रहा है, वो तो चल रहा है। हमने उसके ऊपर कभी कहा है, हमारे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब 150 पौने 200 बार तो वो खुद नैब की अदालतों में अपीयर हुए हैं। प्रोसेस में हम कोई इनकार नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं, गरीब आदमी कहते हैं इसको कोई कसूर नहीं है ना। अगर आप किसी ने पॉलिटिकली देखें, क्या ये मूव अच्छा तस्वर किया जाएगा अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी पार्टी के लोग जो हैं, उनको अब पीटीआई वाले ये कहें कि जी आप आएँ हमारे साथ बैठें एंड यू नो लेट्स वर्क समथिंग आउट फॉर द इकोनॉमी? पॉलिटिकली आप सोचें कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये कभी दोनों पार्टियों के लिए अच्छा नहीं है, सियासी तौर पर अच्छा नहीं। सियासी को छोड़ दे, इस वक्त मुल्क को देखें। सियासत ही करते रहेंगे क्या? मुल्क हम नीचे कर दिए तो और आप सोच रहे हैं ना, ये लोग थोड़ी ये सोच रहे हैं। सियासतदान तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, सियासतदान हूँ। मैं इसीलिए पॉलिटिक्स में आया हूँ कि मैं, क्योंकि फाइनेंस साइड का बंदा हूँ, मेरा दिल है कि मुल्क की इकानमी को मुस्तफीद बेहतर हल कैसे निकाले ना। आपने यही पूछा कि हल क्या है। मैं ये चाहता हूँ, देखिए असद उमर बहुत ही नेक नीयत आदमी है, मेरे दोस्त हैं, उनकी गलतियाँ अपनी जगह पे, मेरा इख्तलाफ उनसे अपनी जगह पे, हम उनके साथ हैं। तमाम पार्टियाँ फाइनेंस कमेटी में होती हैं, 21 मेंबर होते हैं तमाम पार्टी, और ये कभी अपोजिशन की तरफ से नहीं आया कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, मिल बैठे। ये हमेशा हुकूमत की तरफ से होता है कि वो कहते हैं और अपोजिशन साथ बैठती नहीं। ये हमारी तरफ से आया, पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि चार्टर ऑफ इकानमी करें, और असद उमर इस बात को मानते हैं। खुद असद उमर कई बार मुझे कह रहे थे, बड़े ज़हीन बंदे हैं। जी, उनको तो सही से खेलना आता है ना। वो कहते हैं कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बॉल देखना आता है, लेकिन ये है कि अब यू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी। मैं टीवी पर सियासी प्रोग्राम तो नहीं कर सकता, लेकिन यू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। लेकिन आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप भी प्रोग्राम देख रही होगी, और उनसे भी देखें, एक कैसर साहब का बड़ा तजुर्बा है पार्लियामान के अंदर, ये यही बात कर रहे हैं कि अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। छोड़ें इख्तलाफात, आपस में मिल बैठें, एक दूसरे के टैलेंट्स यूज करें। भाई अब्दुल हफीज शेख साहब को भी तो लिया ही है ना। जी हाँ, ही हैज बीन एसोसिएटेड विद अदर्स। वो तो देखिए ना, वो पीपल पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर वही हैं, काफ लीग के भी फाइनेंस मिनिस्टर वही हैं, और पीटीआई के भी वही हैं। जब पाकिस्तान की तमाम पार्टियों के फाइनेंस मिनिस्टर वही एक आदमी है। पॉलिटिक्स है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रही हम कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुल्क के लिए काम करें। और नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? अगर बंदा वही लाना, एक ही बंदा है 22 करोड़ में से, हर पार्टी के पास वही बंदा है, वो एक बंदे के पास हल है। हम सब जो पॉलिटिशियन है, हमको बैठना चाहिए, सर जोड़ना चाहिए, उनको भी साथ बिठाएं। अच्छा, ये मेरा एक सवाल का आप जवाब। बट व्हाई? देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब आप शुरू में कह रहे थे कि विलिंगनेस होनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन वो जो सर्कल्स हैं वहां से आदमी नहीं मिलता हम लोगों को। अब लोगों को प्रोड्यूस करना भी तो एक सिस्टम का हिस्सा है ना। अब आप मुझे बताएं, हर मुल्क के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए पता नहीं कितने लोग होते हैं। आपके यहाँ गिन चुन के 4-6 लोग होते हैं, लोग मिला के वही उन्हीं का नाम लेते हैं। जी स्टेट बैंक का गवर्नर लगाना है, 4-6 लोग हैं, और जिस एफबीआर का चेयरमैन लगाना है, 4-6 लोग हैं। वो आज तक मुझे अली नासिर ये बताओ कि कभी कोई बिजनेसमैन भी, कोई जो इकानमी तो असल है, हमने क्या समझ लिया कि बैंकिंग, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और ये IMF ही हमें कंट्रोल करता है, वो अपने बंदे भेजता है हर जगह। जितने भी आपने देखे फाइनेंस मिनिस्टर उन्हीं के यहाँ से आए, कितने भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, सब मैं नाम क्या लूँ, सब उन्हीं के। कौन सा बिजनेसमैन फाइनेंस मिनिस्टर बना है?
असल तो इकानमी का उसको पता है, कारोबार का हमने पता करना है कि कारोबार को बूस्ट कैसे करना है। उन लोगों का काम जो ये आते हैं ना वर्ल्ड बैंक से, उनका काम तो कर्जे लेना और कर्जों को चुकाना, सिर्फ ये कि पैसे वापस कैसे करने हैं, पैसे लेने कैसे, सिर्फ ये नहीं है मुल्क की इकानमी जो है। मुल्क की इकानमी ये नहीं है। हमने गलत काम किया हो, हम पॉलिटिशियंस को जब तक नहीं लाएंगे, पॉलिटिशियंस के पास मुल्क में लोगों का दर्द होता है, उनका इंटरेक्शन होता है, वो लोग भी नहीं है ना इतने का, मतलब आप बुरा ना माने उनमें बड़े 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 अच्छा फाइनेंस बिल कितने लोग समझ लेंगे, आप खुद जानते हैं। कमाल का आप करते हैं समझना, तो आपके सारे मुशीर होते हैं, आपके असिस्टेंट होते हैं। देखिए बिजनेस को चलाना, आप अगर बिजनेसमैन को नहीं आगे करेंगे, बिजनेसमैन को ही फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, लाजमी है। ये जो इन्होंने पैसे वापस करवाने हैं ना, ये तो हमें कर्जा दिलवाएंगे और कर्जा वापस करवाएंगे, इनका काम सिर्फ यही है और कोई काम नहीं है। मुल्क की इकानमी को बूस्ट करना है। इंडिया देखिए इस वक्त दुनिया के 200 मुल्कों में पिछले 7 साल से दुनिया की सबसे तरक्की करने वाला, जीडीपी ग्रोथ सबसे फास्ट है उसकी, इतनी बड़ी इकानमी को लेके चल रहे हैं वो। उनके यहाँ मनमोहन सिंह आए, उन्होंने आके बहुत चेंजेस की उन्होंने, और वो भी डॉक्टर महबूब हक के बिल्कुल उनके दोस्त थे। उस वक्त हमारे यहाँ डॉक्टर महबूब हक साहब ने ओपनिंग अप कराई, बाद में इंडिया ने ओपनिंग की। वो तो उनकी इकानमी तो क्लोज इकानमी थी, और उनको तो IMF वाले कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इंडिया का, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ उनकी है। हम 1990 तक इंडिया जो है वो पाकिस्तान से 4 गुना था। 1990 तक पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर रहा था इंडिया से। 1990 के बाद पिछले 29 साल में इंडिया पाकिस्तान से 9 गुना बड़ी इकानमी हो गई। अब वो 9 गुना है। उन्होंने पिछले 29 साल के पूरे डायनेमिक सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। कैसर अहमद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पे हमारे साथ शामिल हुए। आइंदा भी कोशिश करेंगे कि मौका आपकी गुफ्तगू से हम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें, और एक मुबाहिसा भी हो सके जिसके अंदर आप मंतक पेश करें, और मे भी हुकूमत के कोई जो दानिश्वर हैं या उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी आपकी बात को समझ सकें, एब्जॉर्ब कर सकें, और कोई ना कोई आर्गूमेंट बन सके, और ख़ास तौर पे सोल्यूशन आ सके। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।